किससे कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। पीहू बेटा, कितनी देर लगाओगी? जल्दी तैयार होकर नीचे आओ। तुम्हारे पापा की तरह तुम भी बाथरूम में घुस जाओ तो निकलने का नाम नहीं लेती। जल्दी आओ बेटा, हमें बहुत लेट हो जाएगा वरना। प्रिया अपनी बेटी पीहू का बैग पैक करती हुई बोली और फिर बैग उठाकर बाहर जाती हुई अपने पति विमल को आवाज लगाई। विमल, कितनी देर और लगाएंगे आप? पीहू तो फिर भी छोटी है, पर आप तो इतने बड़े हो गए हैं, पर फिर भी आपके और पीहू के व्यवहार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों बाप बेटी हर काम में इतना समय लगाते हैं। अरे पीहू, तुम्हारा फंक्शन है आज, फिर भी तुम्हें जरा चिंता नहीं है? बेटा जल्दी आओ इधर। विमल अपने कमरे से बाहर निकलता हुआ बोला। क्या प्रिया, तुमने तो बिल्कुल हद कर दी। ऐसा लग रहा है जैसे प्रिया को कॉलेज के लिए देर हो रही है, पीहू को नहीं। यह कहकर वह हंसने लगा। इतनी ही देर में पीहू सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई बोली, राइट पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। मम्मा, अभी बहुत टाइम है, हमें इतना भी लेट नहीं होगा। कोई बात नहीं है, थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो आज कौन सा मेरी क्लास में सो जाएगी। आज तो कॉलेज में फंक्शन है ना, तो बस अगर थोड़ा लेट हो भी जाएगा तो कौन सा कोई आफत आ जाएगी। आप भी ना फालतू में टेंशन लेती रहती हो, पीहू ने अपनी माँ प्रिया से कहा और नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गई। इधर विमल भी टेबल पर बैठा और दोनों बाप बेटी नाश्ते के लिए चिल्लाने लगे और प्रिया फटाफट से दोनों के लिए नाश्ता तैयार कर लाई। दोनों की नाश्ते की प्लेट रखती हुई बोली, यह लो, जल्दी से नाश्ता फिनिश करो। और पीहू, मैंने जो सामान बोला था वह सब भी एक छोटे से पर्स में रख लिया ना, कुछ भी भूलना मत। बाकी सारा सामान मैंने तुम्हारे इस बैग में पैक कर दिया है, ठीक है? प्रिया ने पीहू से कहा तो वह बोली, ओके मम्मा, जब आप मेरे हर काम का ध्यान रखने के लिए हैं तो भला मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। बस बस अब बातें बंद करो और चुपचाप नाश्ता करो, वरना हमें लेट हो जाएगा। प्रिया ने फिर से पीहू और बिमल को शांत करते हुए कहा, अब दोनों में से कोई नहीं बोलेगा, जल्दी नाश्ता करो फिर हम लोग निकलते हैं स्कूल के लिए। दरअसल आज पीहू के कॉलेज में एक फंक्शन था जिसमें शहर के जाने माने लोगों को बुलाया जाता था। हर साल ही उसके फंक्शन में प्रिया और उसका पति विमल इतनी ही उत्सुकता से अपनी बेटी पीहू के साथ जाया करते थे। वह बात अलग थी कि हर बार पीहू अपनी दादी को साथ ले जाने की जिद किया करती थी, लेकिन अब उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया क्योंकि लगभग 5 साल पहले ही उसकी दादी उनसे मेले में बिछड़ गई थी। उसके बाद उन्होंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वह उन्हें नहीं मिली। धीरे धीरे पीहू ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था, जबकि अपनी दादी के सबसे करीब अगर कोई था तो वह पीहू ही थी। पीहू की दादी का नाम शिल्पा देवी था। शिल्पा देवी के सबसे ज़्यादा प्यार अगर वह किसी से करती थी तो वह थी पीहू, और उतना ही प्यार पीहू भी उनसे करती थी। लेकिन जितना प्यार पीहू अपनी दादी से करती थी, उससे कहीं गुना ज़्यादा नफरत पीहू की माँ प्रिया अपनी सास से करती थी। पर वह अपनी बेटी के आगे कभी कुछ कह नहीं पाती थी। बहू की तरह बेटा भी बदलते समय के साथ बदल गया और अपनी माँ के प्रति उसका लगाव पता नहीं कब खत्म हो गया। उसे अपनी माँ के दुख सुख से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, चाहे वह रोए या हंसे, वह किसी दुख या तकलीफ में हो क्यों ना हो। विमल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे भी हो, समय तो कट ही रहा था और एक दिन सब लोग साथ में मेला देखने गए, जबकि उनका कोई मन नहीं था और उन्होंने पीहू को मना भी किया था। लेकिन पीहू तब छोटी ही तो थी, 12 साल की छोटी बच्ची, तो वह जिद कर रही थी। लेकिन जब शिल्पा जी बोली कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो पीहू ने भी मना कर दिया। तो पीहू की माँ आकर अपनी सास को ताने सुनाने लगी कि आपके कारण मेरी बच्ची उदास हो गई। कौन सा वहाँ जाकर हल चलाओगी, गाड़ी में बैठकर ही तो जाओगी। पर नहीं, तुम्हें तो आदत है ड्रामा करने की, किसी की खुशी तुमसे देखी थोड़ी जाती है। उसकी सास कुछ कहती इससे पहले ही वह पैर पटकती हुई वहां से चली गई।
तब पीहू की दादी ने अपनी पोती की खुशी के बारे में सोचकर घूमने जाने को हाँ कर दी। अब पीहू ने मना किया था, लेकिन उसकी माँ ने उसकी ओर घूमने लगी। तो पीहू भी अपना मुंह नीचे करके चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। पीछे पीछे पीहू की दादी भी चली गई, जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर फिर भी वह चली गईं। शहर से दूर किसी दूसरे शहर में मेला लगा हुआ था। गाड़ी में सवार होकर परिवार के सभी लोग मेले के लिए निकल पड़े। रास्ते में पीहू बार बार अपनी दादी के सर को छूकर देख रही थी, क्योंकि उसकी दादी को शायद बुखार था, जिसकी वजह से उनके शरीर का तापमान थोड़ा ज़्यादा था। मम्मा, हमें आज नहीं आना चाहिए था। मेला देखने तो हम फिर किसी दिन भी जा सकते थे। आप देखिए तो सही, दादी की तबीयत कितनी खराब है। पीहू ने अपनी दादी का सिर छूते हुए कहा। तब उसकी माँ ने कहा, पीहू, हम पहले ही आधे रास्ते आ चुके हैं और तुम दादी के बारे में सोचकर परेशान मत हो। मैं वहाँ पहुँचते ही तुम्हारी दादी को दवा दिला दूंगी। ठीक है। पीहू ने गर्दन हिलाई और उसकी दादी पीहू का सर अपनी गोदी में रखकर पीछे की सीट पर सिर टिकाकर बैठ गई और गाड़ी मेले की ओर चल पड़ी। घंटे 2 घंटे में पीहू, उसकी दादी और उसके मम्मी पापा सब लोग मेले में पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर पीहू झूले में झूलने का कहने लगी तो प्रिया ने अपने पति विमल से कहा, विमल, आप पीहू को यहाँ झूले में झुलाओ, मैं माँ जी को दवाई दिला कर लाती हूँ। तब पीहू बोली, मम्मा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे प्रिया, तुम पीहू के साथ यहीं रुको और इसे घुमाओ, मैं बस 10 मिनट में माँ को दवाई दिला कर लाता हूँ। इतना कहकर विमल अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकल गया और प्रिया पीहू को झूला झुलाने लगी, लेकिन फिर भी विमल नहीं आया। तो पीहू बोली, मम्मा, कितनी देर हो गई है, पापा को अभी तक दादी को दवाई दिलाने नहीं आए। बहुत ज़्यादा भीड़ है ना बेटा, इसलिए देर लग गई होगी। थोड़ी बहुत देर में तुम्हारे पापा आते ही होंगे। प्रिया ने पीहू को बहलाने की कोशिश की, लेकिन पीहू नजरें देखती रही कि तभी नजर पड़ी सामने से विमल आ रहा था। तब प्रिया बोली, देखो तुम्हारे पापा आ गए। लेकिन विमल अकेला था, विमल के साथ कोई नहीं था। जब विमल आया तो पीहू ने पूछा, पापा, दादी कहाँ हैं? आप तो दादी को दवाई दिलाने लेकर गए थे ना, फिर दादी कहाँ चली गई? विमल अपनी आंखों में आंसू भरकर बोला, प्रिया, माँ कहीं गुम हो गई है। मैं माँ को दवाई दिलाने के लिए लेकर गया था, पर जैसे ही मैं माँ को दवाई दिलवा कर वापस लौट रहा था, तभी वहाँ पर एक बच्ची रोती हुई दिखाई दी, जो कि अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। मैं उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचा और उसके माँ बाप को ढूंढा, पर जब तक मैं वापस आया तब तक माँ उस डॉक्टर की दुकान से पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह मुझे कहीं नहीं मिली। मेले में भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि प्रिया, विमल और पीहू ने शिल्पा जी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह उन्हें नहीं मिली। और उस दिन उस मेले में पीहू की दादी उससे बिछड़ गई थी। पीहू ने शुरू शुरू में तो अपने मम्मी पापा का जीना हराम कर दिया था। वह हर समय अपनी दादी को पुकारती रहती थी। एक लंबे समय तक वह बीमार भी रही, पर लगभग 15 दिन की बीमारी के बाद वह धीरे धीरे ठीक हो गई। और अब वह अपनी दादी को मिस तो करती थी, लेकिन उसने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उसकी दादी उसे एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। लेकिन वह जब तक उसे नहीं मिल जाती तब तक पीहू को ऐसे ही खुश रहना होगा। बस यही सोचकर पीहू हर वक्त खुश रहती थी कि उसकी दादी उसे हमेशा ही खुश देखना चाहती थी। अब पीहू, बिमल और प्रिया तीनों पीहू के कॉलेज जा पहुँचे, जहाँ पर फंक्शन की सभी तैयारियां हो चुकी थी। वह छोटी सी पीहू आज 17 साल की खूबसूरत लड़की थी, जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र थी। पीहू के माता पिता भी जाकर उस फंक्शन में शामिल हो गए और पीहू अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी के लिए अंदर चली गई। अब पीहू के माता पिता वहां बैठी ऑडियंस में शामिल होकर अपनी बेटी के स्टेज पर आने का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे बच्चों की परफॉर्मेंस शुरू हुई और देखते देखते पीहू की बारी भी आ गई।
सभी बच्चों ने अपनी ओर से पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सभी बच्चे पूरी लगन और निष्ठा के साथ शामिल हुए। अपनी तरफ से सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और क्योंकि अब सभी बच्चों की परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी, इसलिए अब बारी थी बच्चों को पुरस्कार देने की। वह उपस्थित सभी मेहमानों को वहां पर बुलाया गया। एक के बाद एक बच्चे आते रहे और सभी अतिथि उन्हें पुरस्कार देते रहे कि तभी स्टेज पर खड़े एंकर ने अनाउंस किया कि हमारी आज की चीफ गेस्ट बहुत ही खास हैं। दरअसल वह बहुत ही कम समय निकाल पाती हैं कहीं भी जाने के लिए, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर वह यहाँ आने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन रास्ते में किसी मजबूर की मदद करने के लिए वे रुक गईं, जिसके कारण उन्हें इतनी देर हो गई थी। पर कोई नहीं, गरीबों का भला करने वाले ऐसे महान लोग बहुत कम ही होते हैं। तो आज आप सभी को भी एक ऐसी शख्सियत से मिलने का मौका मिलेगा जिससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। जी हाँ, आज हमारे बीच उपस्थित हैं शिल्पा देवी जी, जो कि अपनी कला के दम पर न जाने कितने मजलूम और मजबूर लोगों का सहारा बनी हुई हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शिल्पा देवी जी का। इतना कहकर स्टेज पर खड़ा वह लड़का तालियां बजाने लगा और पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा कि तभी ऑडियंस के बीच बनी सीढ़ियों से मुख्य अतिथि के रूप में शिल्पा देवी जी ने उस ऑडिटोरियम के प्रवेश किया। और जैसे ही वह ऑडिटोरियम के अंदर गईं, तो अंदर जाकर वे सीधा स्टेज पर चली गईं और स्कूल के प्रधानाध्यापक ने फूलों से भेंट देकर उनका सम्मान किया और स्वागत किया। तब स्टेज पर खड़े एंकर ने उन्हें बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ शब्द बोलने को कहा और अपने जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी या सबसे मुश्किल समय के बारे में बताने को कहा। तब शिल्पा देवी जी ने माइक को हाथ में लेते हुए वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा, पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों को प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। मैं आज आपको अपने जीवन में घटित हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप यकीन न करें कि यह मैं अपनी ही बात कर रही हूँ या किसी और की, पर यह सब मेरी अपनी कहानी है। यह सब वाक्य मेरे साथ बीता हुआ है कि तभी पीहू ने स्टेज के पीछे से अपनी दादी की आवाज़ सुनी और वह स्टेज पर पीछे से ही झांक कर देखने की कोशिश करने लगी कि आखिर यह चीफ गेस्ट है कौन। और इधर शिल्पा देवी जी ने अब अपने बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि दरअसल मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वह बिना कुछ कहे मुझे अपने पास अपने साथ रखते थे, जिसका इकलौता कारण था मेरी पोती। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह इतनी छोटी सी जान मेरे लिए आखिर क्या कर सकती थी। वह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसकी इसी आदत से उसके माँ बाप मुझसे और भी ज़्यादा चिढ़ते थे। एक तो वह मुझसे वैसे ही नहीं देखना चाहते थे, ऊपर से उनकी बेटी का मेरे प्रति इतना गहरा प्यार मेरे लिए उन दोनों की नफ़रत को बढ़ाने का काम करता था, जिसमें मेरी पोती की कोई गलती नहीं थी। गलती तो उस घटिया मानसिकता की थी जो मेरे बेटे और बहू के दिमाग में मेरे प्रति थी। बस एक दिन मेरे बेटे और बहू ने कुछ सोचा और उससे कहा कि हम मेला देखने जा रहे हैं। मैं और मेरी पोती, मेरा बेटा और बहू, हम चारों मेला देखने पहुंच गए। वहां जाकर बहू मेरी पोती को कुछ सामान दिलाने चली गई और क्योंकि मुझे बुखार था, तो मेरा बेटा मुझे दवाई दिलाने का कहकर अपने साथ लेकर गया और दवाई लेने वह मुझे मेले से कुछ दूर पर ले गया, यह कहकर कि माँ, मैं अपना पर्स तो भूल गया हूँ, आप यहीं रुको, मैं पर्स लेकर आता हूँ। फिर मैं वहीं खड़ी खड़ी देखती रही और देखते ही देखते मुझे कई घंटे बीत गए, पर मेरा बेटा पैसे लेकर वापस नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही चलकर देख लेती हूँ। जहाँ बहू और बेटे ने गाड़ी पार्क की थी, मैं वहां पहुंची तो देखा कि वहां पर कोई नहीं था और मैंने
अपनी बहू और बेटे को ढूंढने की लाख कोशिश की, लेकिन वह मुझे नहीं मिले। थक कर मैं एक जगह बैठ गई और कुछ घंटे तक यूं ही बैठी रही, लेकिन अब तक भी मेरे बेटे और बहू का कोई अता पता नहीं था। मैं थोड़ी देर के लिए तो खुद ही सोच में पड़ गई कि क्या सच में मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जैसा आजकल के ज़माने में लगभग हर दूसरे बेटे और बहू अपनी माँ के साथ करते हैं। फिर मैंने खुद ही सोचा कि नहीं, मेरा बेटा और बहू इतने गिरे हुए नहीं हो सकते। थोड़ी देर बाद आ ही जाएंगे। हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो, इसलिए चले गए हों। लेकिन मैं वहाँ पूरी रात बैठी रही और मुझे लेने कोई नहीं आया। पता ही नहीं चला कि कब मेरा बेटा वहाँ से गायब हो गया। हम लोग अपने शहर से बहुत दूर मेला देखने गए हुए थे, इसलिए मुझे वहाँ की ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं अपने बेटे और बहू को ढूंढूं, लेकिन मैं असफल रही। फिर कुछ समय बाद मैंने अपने छोटे से बैग में हाथ डालकर देखा, क्योंकि मैं अपने बैग में से कुछ पैसे रख लिया करती थी ताकि कभी मजबूरी में काम आए। उस समय मैं जितनी मजबूर थी, उससे ज़्यादा तो मैं कभी भी नहीं हो सकती थी। इसलिए जैसे ही मैंने पर्स में हाथ डाला तो बैग में पर्स की बजाय एक कागज़ निकला, जिसमें लिखा हुआ था कि इस बुढ़ी बस बुढ़िया, अब हमारा पीछा छोड़ दे और आज के बाद हमारे घर की ओर वापस मुड़कर भी मत देखना। कब तक हमारी छाती पर मूंग दलती रहेगी? अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो वापस हमारे घर की तरफ मुड़कर कभी मत देखना। उस पर्चे को देखकर पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर मैं खुद को समझा लिया, क्योंकि उस पर जो लिखावट थी वह मेरी बहू की ही थी और इसके बारे में मैंने बेटे को भी सब कुछ पता था, क्योंकि मेरी बहू ने यह सारी बातें उस परिचय में लिख दी थीं। उसने लिखा था कि मेरा बेटा और बहू दोनों में से कोई भी मुझे घर में नहीं देखना चाहता। वे केवल मुझे मेरी पोती के कारण झेल रहे थे। पर्चे में और भी न जाने क्या क्या लिखा था, जिसे पढ़ने के बाद मेरी इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं किसी से फ़ोन मांग कर अपने बेटे को फ़ोन भी कर सकूं। लेकिन फिर भी मैंने बेशर्म बनकर अपने बेटे को कॉल किया तो वह फ़ोन उठाते ही बोल पड़ा, आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना, हमारे लिए तुम मर चुकी हो। और इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। बस उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मेरा कोई नहीं है, मैं खुद ही अपने लिए काफ़ी हूँ। बस मैंने ठान लिया कि मुझे न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने जैसे मजदूर और मजबूरों के लिए कुछ करना चाहिए। और ईश्वर की कृपा से मेरे हाथ में जो कलाकारी थी उसने मेरा साथ दिया और मैंने मिट्टी से ही मूर्तियाँ बनाना शुरू किया। मेरे बेटे बहू ने मुझे जिस मेले में छोड़ दिया था, वहाँ उस मेले में मैंने 10-15 दिन लोगों के जंगलों में पड़े हुए फूस में रहकर अपनी रात बिताई और उस मेले में ही वहीं की मिट्टी से बनाई हुई मूर्तियों को सस्ते दामों में बेचा, जिससे मेरी कुछ कमाई हुई। तो मैंने अपनी मूर्तियों की सुंदरता को और उभारा और इससे मेरी मूर्तियों की कीमत में भी कुछ बढ़ोतरी हुई। उन 10-15 दिन में मैंने अपने खाने का जुगाड़ तो कर ही लिया था और साथ ही अब मेरे पास कुछ पैसे थे, जिससे मैं कोई शुरुआत कर सकती थी। धीरे धीरे जैसे ही वह मेला खत्म हुआ, मैंने सड़क किनारे अपनी मूर्तियों को बनाकर बेचना शुरू कर दिया। और एक दिन एक बड़ा व्यापारी मेरे पास आया और उसने मेरी सारी सारी मूर्तियों को खरीद लिया। बस फिर क्या था, मुझे भी समझ आ गया कि मेरी कला इतनी आम नहीं, कुछ तो खासियत होगी। तभी तो इतने बड़े व्यापारी ने मेरे हाथ की बनी सारी मूर्तियों को खरीद लिया। बस फिर क्या था, मैंने अपने साथ अपने जैसे और मजबूरों को जोड़ा और एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी, देखते ही देखते मैं कब ऊंचाइयों को छूती चली गई मुझे खुद भी पता न चला। और आज ईश्वर की कृपा से मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना घर की, ना गाड़ी की, ना व्यापार की, ना पैसों की। अब ना जाने मैं कितने गरीबों की मदद कर सकती हूँ। और कहती हूँ, जब ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है तो मुझे उनकी मदद करनी भी चाहिए। बस
यही सोचकर मैं कभी किसी मजबूर की मदद करने से पीछे नहीं हटती। बस यही कारण था कि मैं आज भी यहाँ आने में लेट हो गई। दरअसल जब मैं यहाँ आ रही थी तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी अपने बिखरे हुए सामान को समेटने में लगा हुआ था। उसके सर से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अमीर आदमी की गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और उस टक्कर मारने के बाद वह रुका भी नहीं, सीधा भाग गया और वह बेचारा अपने घाव पर ध्यान ना देकर अपने सामान को बटोरने में लगा हुआ था। तो बस मुझे यहाँ आने से ज़्यादा ज़रूरी उसे अस्पताल ले जाना लगा, तो मैं पहले उसे अस्पताल लेकर गई। उसके बाद यहाँ आई, जिसके कारण मुझे इतना समय लग गया। और बस बच्चों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि इंसान यदि चाहे तो किसी भी उम्र में कितनी भी ऊंचाइयों को छू सकता है। यदि आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है, यदि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो एक ना एक दिन अवश्य ही आपकी जीत होगी और आप अपने लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 साल के हैं या 50 साल के। उम्र चाहे कोई भी हो, लगन ऐसी रखो कि कामयाबी खुद तुम्हारे कदमों में आ गिरे। बस शिल्पा जी का इतना कहना था कि ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट इतनी ज़्यादा हो गई कि उस समय पीहू अपनी दादी को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती रह गई, पर किसी को भी आवाज़ नहीं आई। और क्योंकि पीहू की दादी को पीहू के कॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वह तो बस अपना काम कर रही थी। और इधर पीहू ने स्टेज के पीछे से झांक कर अपनी दादी का चेहरा देख लिया था। और जब उसने अपने पापा और मम्मी के कारनामे सुने तो वह चौंक गई। उसे यकीन ही न हुआ कि उसके माँ बाप इतना गिर सकते हैं। और अपनी दादी की कहानी सुनकर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह लगातार रोए जा रही थी, यह सोचकर कि उसकी दादी ने कितना कुछ सहा उसके माँ बाप के कारण। और आज यहाँ तक वह यही सोचती रही कि उसकी दादी गलती से मेले में कहीं बिछड़ गई। पर उसे क्या पता था कि यह सब उसके अपने माँ बाप की सोची समझी साजिश थी। अपनी बूढ़ी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने यह सब किया। पीहू को तो दुख ही हो रहा था, साथ ही साथ अपने माँ बाप के लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था। अपनी दादी की पूरी बात सुनने के बाद वह उन्हें आवाज़ लगा रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी बात पूरी हुई तो सब लोग तालियां बजा रहे थे। जैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट कुछ कम हुई तो पीहू स्टेज के पीछे से दौड़ती हुई आई और आकर अपनी दादी से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। उस लड़की को रोता हुआ देखकर शिल्पा देवी कुछ चौंक गईं। फिर जब उन्होंने पीहू का चेहरा देखा तो वह पीहू को पहचान गईं। हालांकि 5 साल में पीहू का चेहरा कुछ हद तक बदल गया था, लेकिन वह अपनी पोती को भला कैसे भूल सकती थीं, जिससे वह इतना प्यार करती थीं। पीहू को देखते ही उन्हें भी गले लगा लिया। वह खुद भी अपने आंसुओं पर काबू न रख सकीं। दोनों दादी पोती इतने बरसों बाद जो मिली थीं, जैसे ही शिल्पा देवी को आभास हुआ कि वह स्टेज पर खड़ी हैं और यहाँ आसपास बहुत लोग हैं, तो फिर अपने आंसू पोंछती हुई पीहू को चुप कर दी हैं। पीहू ने अपनी दादी से कहा, दादी आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की थी दादी, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिली। मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया और मैं कभी जान ही ना पाई कि मेरे माँ बाप इतने घटिया भी हो सकते हैं। शिल्पा देवी पीहू को चुप करने लगी, लेकिन क्योंकि वह दोनों स्टेज पर खड़े थे तो सभी ने उनकी बात सुन ली। और कॉलेज के प्रधानाध्यापक बोले, पीहू क्या यह तुम्हारी दादी हैं? तब पीहू ने अपनी गर्दन हिलाई, अपना सर नीचे करती हुई बोली, जी सर, यह मेरी ही दादी हैं। तभी प्रधानाध्यापक ने कहा, इसका मतलब शिल्पा जी के नालायक बहू और बेटे कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे माँ बाप ही हैं। पीहू सिर नीचे करके सुनती रही और उधर भीड़ में खड़े पीहू के माँ बाप विमल और प्रिया
दोनों अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तो सबको पता चल गया था कि पीहू के माँ बाप ही शिल्पा देवी के बेटे और बहू हैं। तो पीहू के दोस्तों के माँ बाप, जो कि प्रिया और विमल के आसपास ही बैठे हुए थे, उन्होंने विमल और प्रिया का तमाशा बना लिया और उन्हें बातें सुनाने लगे। विमल और प्रिया जैसे ही वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे कि तभी स्टेज पर खड़ी पीहू ने कहा, अब कहाँ भाग रहे हैं आप दोनों? आप दोनों को अपने किए कर्मों का सामना करते हुए बहुत शर्म आ रही है, पर आप लोगों को तो ऐसा लगता है ना कि आपने कुछ गलत ही नहीं किया। और जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप दोनों भाग क्यों रहे हैं? यहाँ खड़े होकर सबके सवालों का सामना कीजिए। अगर आप सही हैं तो कोई भी आपको कुछ कह ही नहीं सकता। तब प्रिया और विमल वहीं खड़े हो गए और पीहू ने सबके सामने अपने माँ बाप को बहुत भला बुरा कहा। हालांकि वह समझती थी कि अपने माता पिता के प्रति ऐसा किसी भी औलाद का व्यवहार गलत ही है और उसके व्यवहार से उसके माँ बाप को बहुत ठेस पहुंच रही होगी। और ऐसा ही हो भी रहा था। पीहू ने जब अपने माँ बाप को कहा कि आप दोनों स्वार्थी हैं, अपने अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोच सकते, इतने मतलबी इंसानों के पास रहकर भला मैं क्या करूंगी? मुझे इतने घटिया इंसानों के पास नहीं रहना। तो यह सब सुनकर तो प्रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह बोली, यह तुम क्या कह रही हो? हमने जो कुछ भी किया है ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया है। हमने क्या कुछ नहीं किया पीयू। तब पीहू बोली, वही तो जो आपने मेरे लिए किया है, दादी ने भी वह सब कुछ पापा के और आपके लिए भी किया था। आपको इस बात का तो एहसास है कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, लेकिन इस बात का एहसास नहीं है कि दादी ने जब पापा के लिए कितना कुछ किया है। आज जब दादी की उम्र इतनी है कि वह अपने बेटे बहू के साथ घर में खुशी खुशी रहें, तो उस उम्र में आप दोनों ने उन्हें घर से निकाल फेंका। तो क्यों ना आप लोग भी इस चीज़ की आदत डाल लें, क्योंकि आप अपने माता पिता को जब घर से निकाल सकते हैं तो आपकी औलाद आपको क्यों नहीं निकाल सकती। खैर, मैं आपके जितनी गिरी और घटिया इंसान भी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दूँ, लेकिन हाँ, मैं आप जैसे इंसानों के साथ नहीं रह सकती। आज के बाद भूल जाइएगा कि आपकी कोई बेटी भी है। आज के बाद मैं अपनी दादी के साथ ही रहूंगी। तो अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। पीहू की यह बात सुनकर प्रिया और बिमल दोनों सन्न रह गए और स्टेज पर जाकर पीहू को मनाने लगे। पर पीहू ने अपना फैसला नहीं बदला और उन दोनों को वहां से तुरंत निकल जाने के लिए कहा। इधर शिल्पा जी की कहानी और बिमल प्रिया की करतूत वहां खड़े हर एक इंसान को पता चल चुकी थी। तो उनकी नज़रों में बिमल और प्रिया के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। स्टेज पर जाकर बिमल और प्रिया ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और उनके पैरों में गिड़गिड़ाने लगे कि माँ, हमें माफ़ कर दो। हमने अपने बचपने में आकर इतनी बड़ी गलती कर दी। हमें माफ़ कर दो माँ। आगे से जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। हमने भी आपको ढूंढने की कोशिश की थी जब प्रिया बहुत बीमार थी, लेकिन आप हमें कहीं नज़र नहीं पड़ी। गलती तो इंसान से ही होती है माँ। तो क्या आप अपनी औलाद को माफ़ नहीं कर सकती? इससे पहले कि शिल्पा जी कुछ कहती, पीहू खुद ही बोल पड़ी, नहीं कर सकती, क्योंकि गलती की माफ़ी होती है, गुनाह की नहीं। और जो जानबूझकर पाप किया जाए उसकी तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। जब पीहू ने अपना फैसला सुना दिया तो बिमल और प्रिया के पास वहाँ से जाने के अलावा कोई और रास्ता ना था और वे दोनों पीहू के कॉलेज से खाली हाथ अपनी बेटी को वहीं कॉलेज में छोड़कर, या यूं कहो कि अपनी दादी के पास छोड़कर घर चले गए। आज भी पीहू अपनी दादी के पास रह रही है और विमल और प्रिया कई बार गए हैं पीहू को मनाने के लिए, लेकिन पीहू ने उन्हें मना माफ नहीं किया। विमल और प्रिया दोनों की इकलौती औलाद पीहू ही थी। आज उसके बिना दोनों अपना जीवन काट रहे हैं और जिन्हें भी सच का पता चला
उन्होंने उन्हें गालियाँ ही सुनाई कि कैसे बेटा बहू हैं जो धोखे से माँ को छोड़ दिया। ये भी ना सोचा कि वे कहाँ रहेंगी, बेचारी क्या खाएंगी, कैसे जिएंगी। बिन औलाद रहना उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। वह दिन रात अपनी गलती का एहसास करते हैं और यह समझते हैं कि जब औलाद माँ बाप का साथ छोड़ देती है तो माँ बाप कितने अकेले हो जाते हैं। और उस वक्त उनका दुख, उनकी तकलीफ कितनी ज़्यादा होती है। आज बिमल और प्रिया को इस बात का एहसास होता है। एक दिन यह दुख इतना बढ़ गया कि घर पर प्रिया ने अपने हाथ की नस काट ली और पीहू के लिए एक चिट्ठी छोड़ी। खुशकिस्मती से वह बच गई, पर शिल्पा जी ने जब उसका दुख इतना ज़्यादा देखा तो एक माँ के दिल ने उन्हें माफ़ कर दिया और उन्हें अपने पास आने की अनुमति दे दी। पर बेटे और बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी माँ को अपने घर ले जाने की बात कही और वहाँ रहने से मना किया कि माँ, आप अपने अच्छे कामों को जारी रखिए और हमारे साथ चलकर घर रहिए। अब उनकी अकल ठिकाने आ चुकी थी। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुढ़ापे में आपकी सेवा करें, आपकी इज्जत करें, तो आपका फर्ज बनता है कि जब आपके भी बच्चे छोटे हैं तभी से आप उनके सामने अपने बड़ों की, अपने माता-पिता की इज़्ज़त करें और उनकी सेवा करें, उनसे ऊँची आवाज़ में बात ना करें, ना ही कभी अपनी मर्यादा लाँघें। इस बात का लिहाज़ करें कि वह आपसे बड़े हैं। यदि आप छोटों के सामने शुरू से ही ऐसा व्यवहार करेंगे, तो निश्चित ही वह भी बड़ा होकर आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए